स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज चेक में। और आज के इस वीडियो में हम आईपीसी के सभी महत्वपूर्ण धाराओं के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। और आईपीसी की सभी महत्वपूर्ण धाराओं से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको इस चैनल के माध्यम से विधि से संबंधित इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि हर कोई इस वीडियो का लाभ ले सके। और विधि से संबंधित जानकारी प्राप्त करना हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। तो आप हर किसी को विधि से रूबरू कराइए, उसको अवगत कराइए, बताने की कोशिश करिए, उसको जानने योग्य बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि हमारा जो पहला धारा है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके विषय में हम देखते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे कैसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला है सेडिशन, राजद्रोह। ठीक है, आजकल काफ़ी चर्चा में भी है राजद्रोह संबंधित कानून, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी ये पूछ लिया जाए। अभी करंट में सेडिशन से संबंधित कई सारे मुद्दे चल रहे हैं। तो यहाँ पे राजद्रोह क्या है, राजद्रोह किस सेक्शन के अकॉर्डिंग आता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर राजद्रोह जैसे अपराध करने पे किस प्रकार की व्यक्ति को सजा मिल सकती है, ये सारे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सेडिशन राजद्रोह जो है सेक्शन 124 ए के अकॉर्डिंग आता है, यानी कि धारा 124 ए के अकॉर्डिंग आता है। यदि कोई व्यक्ति राजद्रोह जैसा अपराध करता है तो उसे आजीवन कारावास हो सकता है या 3 वर्ष का कारावास हो सकता है या जुर्माना उससे वसूला जा सकता है। ठीक है, समझेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राजद्रोह करने पर व्यक्ति को कितने समय का कारावास हो सकता है, ठीक है, तो कितने समय का कारावास, आजीवन कारावास या 3 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना से पनिशमेंट उसे किया जा सकता है। आशा करती हूँ सेडिशन आपको समझ में आ गया। चलिए फिर आगे के सेशन में जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनके विषय में डिस्कस करते हैं। अगला सेक्शन है 160 धारा 160। आईपीसी की धारा 160 में कमिटेड अफरे, दंगा करना, यानी कि दंगा भड़काना या दंगा करना, ये क्या है, आईपीसी की धारा 160 में दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति दंगा भड़काने का कार्य करता है तो ऐसे आपराधिक कृत्य करने के लिए उससे 1 महीने का कारावास या 100 रुपये का जुर्माना या फिर 1 महीने का कारावास और 100 रुपये के जुर्माने के साथ में उसे क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है, पनिशमेंट दिया जा सकता है। आगे देखेंगे, न्यायिक प्रक्रिया में मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करना। यदि क्या किया जाता है, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में गलत सबूत पेश किए जाते हैं, मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तो यह आईपीसी की धारा 193 के थ्रू आता है, सेक्शन 193 के अकॉर्डिंग आता है। यदि इस प्रकार का कृत्य कोई व्यक्ति करता है या अपराध कोई व्यक्ति करता है तो ऐसी दशा में उसे 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने की रकम जो है देनी पड़ सकती है। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। मिथ्या साक्ष्य देने पर जो है कितने समय का या कारावास हो सकता है और कौन कौन से दंड मिल सकते हैं। तो 7 वर्ष का कारावास होगा और उसे जुर्माने की राशि भी यदि अदालत द्वारा लगाई जाती है तो उसे देना पड़ सकता है। और यह आता है किसके अकॉर्डिंग, मिथ्या साक्ष्य जो प्रस्तुत करना होता है, ये क्या होता है, ये सेक्शन 193 के थ्रू आता है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय सिक्के का कूटकरण करना। भारतीय सिक्के का कूटकरण करना मतलब भारतीय सिक्के का जाली सिक्का बनाना। बीच में हाल ही में आप लोगों ने देखा था कि जो 1 रुपये के कॉइन थे उनमें कई सारे फर्जी कॉइन आ गए थे, जिसकी वजह से उसे बैन भी कर दिया गया। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं कि भारतीय सिक्के का कूटकरण यदि कोई व्यक्ति करता है, ठीक है, पास्ट में जो हुआ उसको अभी हम साइड में रखेंगे। अभी हम समझेंगे कि अगर कोई सिक्के का कूटकरण करता है यानी कि जाली सिक्के बनाता है तो यह आईपीसी की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा
232 के अकॉर्डिंग आता है, सेक्शन 232 के अकॉर्डिंग आता है। और यदि इस प्रकार का कोई कृत्य करता है तो उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना देना पड़ सकता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय सिक्के का कूटकरण मतलब जाली सिक्का जारी करना, ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग आता है, तो सेक्शन 232 के थ्रू आता है, 232 के थ्रू आता है, ठीक है, सेक्शन धारा 232 के थ्रू आता है। और क्या सजा हो सकती है, आजीवन कारावास और 10 वर्ष का आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष का कारावास हो सकता है, और 10 वर्ष के कारावास के साथ में जुर्माना देना पड़ सकता है। आगे जानेंगे सरकारी स्टैंप का कूटकरण करना, यानी कि जो भी सरकारी स्टैंप है उसका नकली या फिर डुप्लीकेट स्टैंप जारी करना, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग आता है, ये आईपीसी की धारा 255 की तहत आता है। और यदि कोई व्यक्ति नकली स्टैंप बनाता है तो उसे आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक का कारावास या फिर उसे कारावास के साथ में जुर्माने की धनराशि देनी पड़ सकती है। चलिए आगे जानते हैं करेंसी नोट या बैंक नोट का कूटकरण, यानी कि करेंसी नोट और बैंक नोट का जाली तरीके से उसको उत्पादित करना या फिर उसका प्रयोग करना, ठीक है, ये आता है सेक्शन 489A के थ्रू। और ऐसा कृत्य करने वाले अपराधी को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है या फिर उसे 10 वर्षों तक का कारावास और जुर्माने की राशि देनी पड़ सकती है। आगे जानेंगे जल प्रदूषण करना, जैसे आप देखते होंगे जल कलुषित करना या फिर जल प्रदूषण करना, कि देखते होंगे कि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ क्या करती हैं, नदियों में अपना मालवा बहा देती हैं, ठीक है। तो ऐसे में नदी का पानी क्या हो जाता है, जहरीला या फिर गंदा हो जाता है। तो ये क्या हुआ, जल प्रदूषण का एक कारण हुआ। तो ऐसे में आईपीसी की धारा 272 के अकॉर्डिंग धारा 277 के थ्रू क्या करती है, भारतीय दंड संहिता की धारा 277 के अकॉर्डिंग उस कंपनी पे क्या किया जाता है, केस किया जा सकता है। और उस कंपनी को के जो भी ओनर होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, 3 वर्ष का कारावास होगा, उन्हें 500 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों ही अपराधों से उन्हें दंडित किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं अश्लील सामग्री का विक्रय करना, यानी कि पोर्नोग्राफी करना। हाल ही में अभी राज कुंद्रा के मामले में आप लोगों ने देखा था, काफ़ी वायरल हुआ था ये जो भी चर्चा था। पोर्नोग्राफी का मतलब पोर्नोग्राफी जो भी सामग्री है इसका मतलब है ये ऑडियो क्लिप हो सकती है, वीडियो क्लिप हो सकती है, या फिर अश्लील पुस्तकें हो सकती हैं, या फिर अश्लील पिक्चर्स हो सकती हैं। तो यदि इस प्रकार की कोई भी सामग्री का कोई व्यक्ति विक्रय करता है तो यह आईपीसी की भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के अकॉर्डिंग आती है, यानी कि सेक्शन 292 के अकॉर्डिंग आता है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है तो उसे 2 वर्ष का कारावास और 2000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। लेकिन यदि वह व्यक्ति अब जेल से छूटने के बाद, मान लीजिए वो पकड़ा गया, उसे जेल हुई और जेल से छूटने के बाद उसने फिर से वही कृत्य करना शुरू कर दिया, यानी कि अश्लील सामग्री का विक्रय करना शुरू कर दिया, अश्लील सामग्री को बेचना शुरू कर दिया, तो ऐसी दशा में फिर से उसे कोर्ट द्वारा 5 वर्ष तक का कारावास दिया जाएगा प्लस 5000 रुपये तक का जुर्माना उसे देना पड़ सकता है। तो ये सभी कंडीशन आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे मर्डर आईपीसी की सेक्शन 302 के अकॉर्डिंग आता है, धारा 302 के अकॉर्डिंग आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से आपसे मैक्सिमम टाइम अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर कोई क्या करता है, अटेम्प्ट टू मर्डर, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी का मर्डर करता है, तो यह धारा 302 के अकॉर्डिंग आता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अकॉर्डिंग आता है। और ऐसा कृत्य करने वाले अपराधी को मृत्यु दंड दिया जा सकता है या फिर मतलब उसकी शेष जो एज बची हुई है, मान लीजिए कि उसकी एज जो है बहुत ज़्यादा हो गई है और उसकी एज में लगभग 10-15 साल ही बचे हैं, ठीक है, तो उसकी उम्र को देखते हुए कोर्ट कभी कभी क्या करती है, जो उसका शेष उम्र बचा हुआ है उस उम्र के लिए कारावास का सज़ा सुनाती है। तो कहने का मतलब यह है, अगर कोई हत्या करता है
तो ये आईपीसी की धारा 302 के अकॉर्डिंग आता है और ऐसा कृत्य करने वाले अपराधी को मृत्युदंड या फिर शेष बचे हुए जीवन के लिए कारावास की सजा हो सकती है और साथ में उसे जुर्माने की धनराशि भी देनी पड़ सकती है। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन 304 बी डाउरी डेथ दहेज हत्या। दहेज हत्या के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं कि यदि किसी महिला की शादी के बाद क्या कर दी जाती है, दहेज प्रताड़ना करके उसकी मृत्यु कर दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसे मार दिया जाता है, तो यह आईपीसी की धारा 304 बी के अकॉर्डिंग आता है और ऐसा कृत्य करने वाले अपराधी को 7 वर्ष का कारावास या फिर आजीवन कारावास हो सकता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डाउरी डेथ के लिए व्यक्ति को कितने वर्षों की सजा हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास हो सकता है। यह अदालत पर निर्भर करता है कि जो डाउरी डेथ की गई है यानी कि जो दहेज हत्या की गई है वो किस प्रकार से, किस क्रूरता के साथ में की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे है छोटे बच्चे, पागल, नशे में धुत व्यक्ति को आत्महत्या का दुष्प्रेषण करना, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि सोचने समझने में सक्षम नहीं है। छोटा बच्चा है तो उसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं होगी, वो दूसरे के विवेक से ही चलेगा, तो उसके पास सोचने समझने की जो क्षमता नहीं है। पागल है, वो भी अपने मानसिक तौर पे क्या है, पूरी तरीके से प्रखर नहीं है, तो अपनी बुद्धि का यूज नहीं कर सकता है, तो वो पागल है। ठीक है, पागल हो या फिर नशे में धुत है, तो नशे में धुत इंसान भी जो होता है अपना मानसिक तौर पे पूरी तरीके से क्या होता है, स्वस्थ नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे लोगों को अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है और वो क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो यह क्या आता है, सेक्शन 305 के अकॉर्डिंग आता है कि छोटे बच्चे या फिर पागल या नशे में धुत व्यक्ति को, यानी कि जो समझदार नहीं है, ठीक है, जो व्यक्ति समझदार नहीं है, जिनके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है। अब छोटा बच्चा भी सोच नहीं सकता, पागल भी सोच नहीं सकता, नशे में धुत इंसान भी सोच नहीं सकता, यानी कि जिनमें सोचने की क्षमता नहीं है, जो सही गलत का पहचान नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति को आप क्या करो, जानबूझ करके आत्महत्या के लिए उकसाओ, तो वो क्या आएगा, आईपीसी की सेक्शन 305 के अकॉर्डिंग आएगा और ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड या फिर 10 वर्ष का कारावास या फिर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। चलिए आगे जानते हैं आत्महत्या का दुष्प्रेषण। ठीक है, अभी हमने जाना कि आत्महत्या का दुष्प्रेषण था, लेकिन उसमें क्या था कि किसी ऐसे इंसान को आत्महत्या के लिए प्रेषित करना जो कि नासमझ है, जिसके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है। लेकिन जब सेक्शन 306 की बात होती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को मैनिपुलेट करना, ऐसे व्यक्ति का ब्रेन वॉश करना जो कि सोचने समझने के लिए सक्षम है, लेकिन आपने इस प्रकार से उसका ब्रेन वॉश किया कि वो आत्महत्या करने के लिए क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो गया, यानी कि किसी को दुष्प्रेषित करना आत्महत्या करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे, एक में ना समझ, एक क्या है, समझदार है। तो जब समझदार व्यक्ति, किसी व्यक्ति को क्या किया जाए, समझदार व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेषित किया जाए, तो क्या होगा, वहाँ पे 306 सेक्शन होगा और ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्ति को जो आत्महत्या के लिए क्या कर रहा है, दुष्प्रेषण कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने की धनराशि देनी पड़ सकती है। अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयत्न करना, यानी कि किसी की हत्या का प्रयत्न करना, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो यह आईपीसी की धारा 307 के अकॉर्डिंग आता है और ऐसा कृत्य करने वाले अपराधी को 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने की राशि देनी पड़ सकती है। आगे जानेंगे अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या का प्रयत्न अगर कोई व्यक्ति करता है, देखिए लोग कहते हैं मतलब मैं अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे क्यों सज़ा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी जान भी बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। ठीक है, तो आप मतलब आपके पास भी बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे कानून हैं, आपके देश के द्वारा आपको बहुत सारी सुरक्षाएं प्रदान की गई हैं और बहुत सारे नियम कानून भी दिए गए हैं। इन सभी नियम कानून का पालन करना आप सभी का क्या है, दायित्व है। तो यदि क्या करता है, कोई भी आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो यह सेक्शन 309 के अकॉर्डिंग आता है और ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष का कारावास
या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो भी उसे दंडित किया जाएगा। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में परिभाषित है, बताया गया है। और ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष का कारावास और जुर्माने की धनराशि या फिर दोनों देनी पड़ सकती है, यानी कि कारावास और धनराशि दोनों देनी पड़ सकती है। आगे जानेंगे मिसकैरेज यानी कि अबॉर्शन करवाना या फिर गर्भपात करवाना। गर्भपात करवाने का मतलब यह है कि कभी कभी गर्भ में पल रहे बच्चे की जांच करा के लोग यह जान लेते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की है या फिर लड़का है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, उसे अबॉर्शन करा देते हैं, उसका मिसकैरेज करा देते हैं, महिला का मिसकैरेज करा देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आईपीसी की धारा 312 लगती है और गर्भपात करने वाले डॉक्टर या फिर जितने भी अपराधी उसमें संलिप्त होते हैं उन्हें 3 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों के साथ में दंडित किया जा सकता है, पनिशमेंट दिया जा सकता है। आगे जानेंगे क्षति पहुंचाना, सेक्शन 323। क्या करना, क्षति पहुंचाना मतलब किसी को हैरेस करना, किसी को मतलब किसी को आप क्या करो, इस प्रकार से क्षति पहुंचाओ कि वो आहत हो, ठीक है। तो ऐसे करने पे क्या हो सकता है, आपको अपराधी को 1 वर्ष का कारावास और 1000 रुपये तक का जुर्माना या फिर कारावास और जुर्माने की धनराशि दोनों ही देनी पड़ सकती है। आगे जानेंगे सदोष अवरोध। सदोष अवरोध क्या है, इसका मतलब होता है किसी का रास्ता रोक देना। अवरोध मतलब रुकावट पैदा करना, अवरोध का मतलब क्या होता है, रुकावट पैदा करना। सदोष अवरोध का मतलब क्या हो गया, किसी के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करना। यह आईपीसी की धारा 341 के अकॉर्डिंग आता है। यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, सदोष अवरोध का कृत्य करता है तो उसे 1 महीने का साधारण कारावास या फिर 500 रुपये का जुर्माना धनराशि देना पड़ सकता है। आगे जानेंगे सदोष परिरोध। सदोष परिरोध का मतलब होता है किसी व्यक्ति को 4 दीवारी के अंदर कैद करना, ठीक है। किसी को आप समाज में रहने मत दो, उसे बंद कमरे में रखो, काल कोठरी में रखो, तो इसे क्या बोलते हैं, सदोष परिरोध बोलते हैं। और ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष का कारावास या फिर 1000 रुपये की जुर्माना धनराशि देनी पड़ सकती है। आगे है किडनैपिंग, अगवा करना। किडनैपिंग से आप सभी लोग रूबरू होंगे, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि यदि कोई व्यक्ति किडनैपिंग करता है तो यह आईपीसी की धारा 363 के अकॉर्डिंग आती है। और 363 धारा के अकॉर्डिंग यदि कोई व्यक्ति किडनैपिंग या किसी को अगवा करता है तो उसे 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने की जो भी धनराशि कोर्ट द्वारा लागू की जाएगी उसे देनी पड़ सकती है। आगे जानेंगे किडनैपिंग फॉर रैंसम, फिरौती के लिए अगवा करना। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि पहले तो एक तो किडनैपिंग हो गई, किसी को आप अगवा कर लिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो किडनैपिंग करते हैं तो क्या करते हैं, फिरौती मांगते हैं, ठीक है, कि मैं फल्ला को जो शर्तें रखते हैं कि मतलब हम इसको किडनैप कर लिए हैं तो इसके एवज में हमें ये चीज़ चाहिए तभी हम इसे जो है रिहा करेंगे, ठीक है। तो यदि इस प्रकार का कोई किडनैपिंग करता है, यानी कि किडनैपिंग फॉर रैंसम, फिरौती के लिए कोई किसी को अगवा करता है, तो यह आईपीसी की धारा 364A के अकॉर्डिंग आता है। और ऐसा कृत्य करने वाले अपराधी को मृत्युदंड, आजीवन कारावास या फिर जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस टॉपिक से भी आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रेप, सेक्शन 376 में इसके 5 सब सेक्शंस हैं, ठीक है। 5 सब सेक्शंस कौन कौन से हैं, 376A, 376B, 376C और 376D एंड E। ये 5 सब सेक्शंस हैं जो कि रेप के विषय में आईपीसी में बताए गए हैं, ठीक है। यानी कि भारतीय दंड संहिता में रेप शब्द के विषय में ये 5 सब सेक्शंस हैं जो बताए गए हैं। इसके विषय में मैं कभी बाद में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। फिलहाल अभी शॉर्ट में जो भी इम्पोर्टेंट हैं आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो यदि रेप से संबंधित कोई भी केस होता है या कोई कृत्य करता है तो
ऐसी दशा में मृत्युदंड, आजीवन कारावास या जुर्माने की धनराशि से उसे दंडित किया जा सकता है। फिलहाल अभी जो नए कानून बने हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मृत्युदंड की तरफ क्या किया गया है, कानून को प्रेषित किया गया है। यानी कि अभी बहुत ज़्यादा जो जोर है कि यदि कोई रेप जैसा घिनौना अपराध करता है तो उसे क्या दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। थेफ्ट, चोरी करना, ये आता है आईपीसी की धारा सेक्शन 379 के अकॉर्डिंग। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, चोरी करता है, ठीक है, चोरी 379 का मतलब यह है, देखिए अभी 379 और 380 के बीच में थोड़ी सी डिफरेंस है। यदि कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है लेकिन जिसका चोरी हो रहा है वो अपने घर पे नहीं है, यानी कि चोरी करने वाला व्यक्ति किसी के घर पे जाके चोरी नहीं कर रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर किसी के घर पे जाके चोरी नहीं, घर के बाहर किसी का चोरी कर रहा है। मान लीजिए किसी मॉल में चोरी हो रही है, सड़क पे चोरी हो रही है, गाड़ी में चोरी हो गई, बस में हो गया, ट्रेन में चोरी हो गई। तो जब घर के बाहर जो चोरी होती है, ठीक है, इसे आईपीसी की धारा 379 के अकॉर्डिंग लिया जाता है और ऐसा कृत्य करने वाले अपराधी को 3 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। थेफ्ट, चोरी, सेक्शन 380, यानी कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी के घर में घुस करके चोरी करने का कृत्य करता है तो ऐसे अपराधी को 7 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना या दोनों के साथ में उसे दंडित किया जा सकता है। आगे जानेंगे एक्सटॉर्शन, यानी कि पैसे की उगाही करना। पैसे की उगाही कोई कैसे कर सकता है, यानी कि ब्लैक मनी बनाना, यानी कि गलत तरीके से पैसे की उगाही करना, गलत तरीके से पैसे बनाना। ठीक है, ये आपकी आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 384 के तहत आता है और ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों सजाओं के साथ में उसे क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। आगे है रॉबरी, लूट। लूट जो है आईपीसी की धारा 392 में बताया गया है और यदि कोई व्यक्ति लूट जैसे आपराधिक कृत्य करता है तो उसे 10 वर्ष का कठिन कारावास और जुर्माने की राशि से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ये सभी जो भी मैं आपको जो भी धाराएं पढ़ा रही हूँ, जो भी सेक्शंस पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं यहाँ पे आपको अपराध बता रही हूँ, अपराध से संबंधित सजाएं बता रही हूँ, सभी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझिएगा ताकि एग्ज़ाम आपका बेहतर जाए और आप फ्यूचर में कुछ अच्छा बिल्ड कर पाएँ। देखिए आगे है डकैती। ये आईपीसी की धारा 395 के अकॉर्डिंग आती है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो डकैती जैसा आपराधिक कृत्य करता है, ठीक है, तो ऐसे कृत्य के लिए उसे आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष का कठिन कारावास या फिर जुर्माने की धनराशि से उसे क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि डकैती के लिए कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। देखिए मैंने देखा है कि वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन कमेंट की जो बात करती हूँ, अगर मैं वीडियो में क्वेश्चंस भी पूछती हूँ लेकिन क्वेश्चंस का आंसर 1 से 2 लोग ही देते हैं। क्या आप सभी को आंसर पता नहीं होते या फिर आप उसका आंसर देना ज़रूरी नहीं समझते या फिर आप अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं? क्या है रीज़न जो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते हैं? देखिए क्वेश्चंस का आंसर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछा करिए क्योंकि मेरा काम ही है आपके क्वेश्चंस का आंसर देना, पर मेरा काम ये भी है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो कितना आपको समझ में आ रहा है उसका भी फीडबैक मैं लूँ, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछती हूँ। और ये टॉपिक मैंने पढ़ाया है कि डकैती के लिए कितने व्यक्ति का होना ज़रूरी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। आगे है हाउस ट्रेसपास, गृह अतिचार। ठीक है, गृह अतिचार क्या होता है? यदि कोई आपके घर में जबरन घुसने की कोशिश करे, जबरन का मतलब जबरदस्ती आपके घर में कोई घुस के चला आता है, मतलब आप उसे अनुमति ना दें लेकिन जबरदस्ती आपके घर में कोई घुस के चला आ रहा है, तो यहाँ पर आईपीसी की धारा 448 कार्य करता है और 448 सेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे अपराधी को 1 वर्ष का कारावास या फिर
1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों ही सजाओं के साथ में उसे दंडित किया जा सकता है। एक बार फिर से समझेंगे, यदि कोई व्यक्ति गृह अत्याचार करता है तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 448 के तहत अपराध होगा और इस अपराध के लिए अपराधी को 1 वर्ष का कारावास या फिर 1000 रुपये की जुर्माना या फिर दोनों ही सजाओं के साथ उसे पनिशमेंट दिया जा सकता है। आगे जानेंगे द्विविवाह। द्विविवाह में हम जानेंगे कि क्या होता है कि यदि कोई स्त्री या पुरुष, ठीक है, स्त्री या पुरुष जो विवाहित हैं और बिना तलाक लिए या फिर पति पत्नी में से दोनों ही जीवित हैं, या तो उन्होंने तलाक नहीं लिया है या फिर जैसे पहली शादी हुई लेकिन पत्नी अभी जीवित है, या फिर पुरुष की पत्नी जीवित है या फिर पत्नी का पुरुष जीवित है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, बिना तलाक लिए क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे पुरुष या फिर स्त्री से शादी कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, उन्हें 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने की धनराशि से दंडित किया जा सकता है। द्विविवाह समझेंगे, यदि क्या कर रहा है कोई व्यक्ति अपने पत्नी के जीवित होते हुए या कोई पत्नी अपने पति के जीवित होते हुए दूसरे पुरुष या फिर स्त्री से शादी कर रहा है तो ये द्विविवाह की श्रेणी में आएगा। ऐसा करने वाले स्त्री पुरुष को 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने की धनराशि से दंडित किया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे द्विविवाह सेक्शन 495। इसमें यह कंडीशन दी गई है कि यदि कोई पुरुष या फिर स्त्री अपने पहले विवाह को छिपा करके, ठीक है, पहले विवाह को छिपा करके किसी अन्य व्यक्ति से या फिर स्त्री से क्या करता है, पुनः शादी करता है, तो यह क्या हुआ, द्विविवाह का मामला आता है। और ऐसे अपराध के लिए, क्योंकि उसने अपनी पहली शादी भी छिपाई और द्विविवाह जैसा अपराध भी किया उसने, तो ऐसे अपराध के लिए उसे 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने की धनराशि देनी पड़ सकती है, ठीक है। आगे है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा जैसे महिलाओं को बहुत सारी प्रताड़नाएं दी जाती है, घर से नहीं निकलने दिया जाता, अपने मन से मतलब उनको कुछ भी करने नहीं दिया जाता, या फिर बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं, मारना पीटना, नशे में रहना, कुछ भी करना, बहुत सारी प्रताड़नाएं दी जा सकती हैं या दी जाती हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा जो है ये आईपीसी की धारा सेक्शन 498A के अकॉर्डिंग आता है और ऐसा कृत्य यदि कोई भी स्त्री या पुरुष करता है तो उसे 3 वर्ष का कारावास और जुर्माने की धनराशि से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद जानेंगे डिफेमेशन, मानहानि। मानहानि जो है आईपीसी की धारा 500 के अकॉर्डिंग बताई गई है और यदि कोई व्यक्ति मानहानि जैसा आपराधिक कृत्य करता है तो उसे 2 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माने की धनराशि या फिर दोनों ही सजाओं से उसे दंडित किया जा सकता है। मैं आशा करती हूँ आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगी और आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आया होगा, आप अच्छे से चीज़ों को समझे होंगे। तो यदि आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। कमेंट में आपके जो भी डाउट होंगे एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जब आप पूछेंगे तभी आपके डाउट क्लियर होंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।